सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार साथियों, नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर नीता शर्मा आज फिर आपके रूबरू हूँ। हम आज पढ़ने जा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भारत में कैसे हुआ। अभी तक हमने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, जो हमारा पेपर है बीए सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर, इसके अध्ययन में अभी तक हमने जाना था कि इसमें हमने पूरे सिलेबस में, इस पाठ्यक्रम में हमें किसका अध्ययन करना है। फिर हमने राष्ट्रवाद के उदय के कारणों को समझा, किस तरह से भारत में राष्ट्रवाद का उदय होता है और राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की आवश्यकता भारत में क्यों पड़ी और कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी, ऐसे कौन से कारण मौजूद थे जिससे भारत में राष्ट्रवाद का उदय होता है। और इस राष्ट्रवाद के उदय के कारण ही भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 तक। यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया है। अब हम आते हैं अपनी अगली क्लास में, जिसमें हम जानेंगे भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का उदारवादी चरण, उदारवादी धारा, जिसे हम नरमपंथी भी कहते हैं, इसको उदार राष्ट्रवादी भी कहते हैं, इसे उदार दल भी कहते हैं, अनेक नामों से इसे पुकारा जाता है। यहाँ कांग्रेस के अंदर हमने बात करी थी कि देखिए किस तरह से, पहले हम बात कर लेते हैं हमारे प्रश्नों के बारे में कि इस विषय पर जो उदारवादी विचारधारा है राष्ट्रीय आंदोलन की, इसके अंतर्गत कौन कौन से ऐसे कंपटीशन एग्जाम्स हैं जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनकी चर्चा हम हर क्लास में करते ही हैं। सबसे पहले हम जानते हैं निम्नलिखित में से आंदोलन के कारण थे, जिसमें आईएएस प्री 2015 में पूछा गया प्रश्न है। इसके आंसर की चर्चा हम बिल्कुल आखिरी में करेंगे, जिससे हम जब इस विषय को पढ़ लेंगे तो हमें आंसर देना आसान हो जाएगा। तो इसके बाद हम बात कर रहे हैं यूपीपीसीएस मेंस 2016 में पूछा गया है इसी टॉपिक पर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसने 1904 में लगातार भारत को स्वयं शासन देने पर बल दिया था। इसके बाद आप देखिए कि यूपीयूडीए एलडीए प्री 2013 में पूछा गया प्रश्न है कि कौन एक उग्रवादी था, यानी कि जो उदारवादी हैं उनके अलावा जो व्यक्ति है वो उग्रवादी है। तो इसकी भी हम चर्चा बाद में करेंगे, जब हम जान लेंगे कि कौन कौन से उदारवादी नेतृत्व करता है, कौन कौन से उदारवादी विचारक हैं। यूपीसीएस मेंस 2011 में पूछा गया प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था। अभी हम बात करते हैं कि ये आईएएस मेंस में भी पूछा जाता है। हमने बात करी थी कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत या इतिहास में जब आधुनिक भारत की हम बात करते हैं, दोनों ही संदर्भ में हम पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ते हैं। राजनीति में बेटा पढ़ना इसलिए जरूरी होता है, जब हम संवैधानिक सुधारों की बात करते हैं, संवैधानिक विकास की जब हम बात करते हैं, तो हमें ये जानना बहुत आवश्यक होता है कि किस परिस्थितियां, किन कारणों से ये संवैधानिक विकास हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जो नेतृत्व करने वाले कौन थे, ये स्वतंत्रता आंदोलन का संचालन किस तरह से हुआ था, इन सब चीजों को जानना राजनीति विज्ञान में जरूरी होता है। उसी तरह से इतिहास में जब आधुनिक भारत में हम बात करते हैं तो उस पूरे परिदृश्य को समझते हैं कि वो कौन सी क्रांतिकारी परिस्थितियां थी, ऐसा कौन से राष्ट्रीय आंदोलन थे जिनके कारण जिसको करने से भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो हम यहाँ पर आप देखिए आईएएस मेंस 2017 में पूछा गया प्रश्न है कि क्या कारण था कि 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते नरम दलीय अपनी घोषित विचारधारा तथा राजनीतिक लक्ष्यों के प्रति राष्ट्र को जगाने में असफल हो गए थे। ये 150 शब्दों में इसका आंसर देना है। तो जब हम इस विषय को पढ़ लेंगे, जब इस टॉपिक का हम पूरा अध्ययन कर लेंगे, तो हम जानेंगे कि किस तरह से इसका आंसर दिया
जा सकता है। विगत राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षा, क्योंकि हम बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं आप लोग, और बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए यूनिवर्सिटी का एग्जाम्स तो है ही, इसी के लिए तो हम तैयारी कर ही रहे हैं। तो उसमें पूछा जाने वाले प्रश्न हैं, देखिए आपको मैं बता चुकी हूँ और बार बार आपको बताती हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि अभी आपने एग्जाम फर्स्ट ईयर का भी नहीं दिया, पर हम इसकी बात हम पहले आपसे कर चुके थे कि 20-25 वर्ड्स में आंसर देना होता है, 150 वर्ड्स में आंसर देना होता है और 600 वर्ड्स में हमें आंसर देना होता है। जो ऐसे टाइप क्वेश्चन है उन्हें 600 वर्ड्स में। तो इस टॉपिक से अभी तक राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए, लघुतरात्मक जो प्रश्न पूछा गया, जैसे हमें 20-25 वर्ड्स में आंसर देना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किन्हीं 2 उदारवादी नेताओं के नाम बताइए। हमें यहाँ पर सिर्फ अभी कई बार ये, जैसे 2019-15 में कई बार हम ये 3 विचारकों के भी नाम पूछ लिए जाते हैं, कई बार 2 पूछ लिए जाते हैं, और ये तो मैंने 2015 ही लिखा है, बाकी कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। इसी तरह से उदारवादी राष्ट्रवाद की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए, कि जब हम उदारवादी राष्ट्रवाद की बात करेंगे तो उस समय हम इन विशेषताओं की चर्चा करेंगे। यहाँ भी आपको 20 से 25 वर्ड्स में आपको इसका आंसर देना है। ये आपका 2019 में पिछले साल ही इस पर प्रश्न पूछा गया है। इसी तरह से हम बात करें भारतीय राष्ट्रवाद के स्वरूप को परिभाषित करते हुए भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण बताइए। ये निबंधात्मक प्रश्न है जिसे 600 वर्ड्स में हमें देना होता है। ये 16 में भी पूछा गया है, 2016 में भी पूछा गया है, 2017 में भी प्रश्न पूछा गया है, ये अक्सर कर पूछा जाता रहा है। देखिए, अब हम बात करते हैं कि अभी तक हमने जो बात करी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात कर चुके हैं हम पिछली क्लास में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर ही, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है बच्चों, जभी से भारत का राष्ट्रीय आंदोलन व्यवस्थित और क्रमबद्ध ढंग से, यानी योजनाबद्ध ढंग से संचालित होने लगता है। इससे पहले 1857 की जब हमने क्रांति की बात करी थी, वो क्रांति इसीलिए असफल हुई थी क्योंकि वो व्यवस्थित नहीं था। कोई एक बड़ा संगठन हमारे पास नहीं था कि जो उसको चला सके, ना ऐसे कोई नेता थे जो पूरे उस राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कर सके। पर जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, तो एक बड़ा दल, एक बड़ा संगठन स्थापित होता है और इसके बैनर तले, इसके अंतर्गत ही इस सारे राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व होने लगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि 3 विचारधारा इस राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ हम बात करते हैं यहाँ से जो राष्ट्रीय आंदोलन है यानी कि कांग्रेस के अंदर से, यहाँ हम बात करते हैं 1885 से जब कांग्रेस की स्थापना होती है, तब से व्यवस्थित और क्रमबद्ध से राष्ट्रीय आंदोलन होने लगता है। इस राष्ट्रीय आंदोलन की 3 मुख्य धाराएं थी जिसकी हम बात करते हैं। उदारवादी, यहाँ एक क्रांतिकारी विचारधारा भी है, पर जिसकी चर्चा हम यहाँ नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ हम जो मुख्य रूप से आपके सिलेबस में बात कर रहे हैं वो कांग्रेस के अंदर जो विचारधाराएं चली, जो धाराएं चली, मुख्य धारा, उन्हीं की चर्चा वही आपके सिलेबस में। इसलिए क्रांतिकारी विचारधारा और है जिसकी चर्चा आप हिस्ट्री में करते हैं, आधुनिक भारत में करते हैं, पर हम राजनीति विज्ञान में उसकी चर्चा नहीं करते हैं। तो इसलिए बच्चों ये मत समझ लीजिएगा कि राष्ट्रीय आंदोलन क्या ये 3 ही विचारधाराएं या धाराएं थी जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया था, और भी थे इसके साथ जुड़े, क्योंकि हम क्रांतिकारी और पूरे सब चीजों का अध्ययन यहाँ पर नहीं कर रहे हैं बेटा। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करें कि 85 से लेकर 1905 तक, यानी कि 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक उदारवादी यानी कि नरमपंथी लोगों का वर्चस्व रहा। यानी कि इसकी जो कार्य प्रणाली थी वो उग्र नहीं थी, वो नरम थी, वो उदार थी। कब तक? 1905 तक। पर इसके 1905 के बाद एक बिल्कुल उससे विपरीत, बिल्कुल उससे अलग एक दूसरी विचारधारा इसके विरोध स्वरूप उत्पन्न होती है। ये विचारधारा इसका विरोध करती है कि ये रास्ता सही नहीं है, जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं ये रास्ते से हमें स्वतंत्रता नहीं मिल सकती, ब्रिटिश शासन कभी हमारे हित में नहीं हो सकता, जो आप नीतियां चला रहे हो, जो साधन इस्तेमाल कर रहे हो वो भारत के लिए उचित नहीं है। इसलिए इसके विरोध स्वरूप एक दूसरी विचारधारा का जन्म होता है जिसे हम कहते हैं उग्रवादी। किसके अंतर्गत चल रही है? कांग्रेस में। ये तीसरी विचारधारा उत्पन्न होती है जिसे 1906 से लेकर 1919 तक हम बात करते हैं। वैसे तो 1905 से ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी, अभी अपन आगे अध्ययन करेंगे इसका। तीसरी जो है गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। 1900 में
महात्मा गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन का नेतृत्व करना शुरू कर देते हैं। वैसे तो 1917 से ही उन्होंने शुरू कर दिया था, पर जो आंदोलन उन्होंने चलाए थे वो राष्ट्रीय आंदोलन या राजनीतिक आंदोलन नहीं थे बच्चों, वो स्थानीय मुद्दों पर आधारित किसानों की समस्या, श्रमिकों की समस्या, इसको लेकर थे, जिससे वो जनमत को तैयार कर रहे थे। पर 1919 रोलट एक्ट की घटना के बाद से महात्मा गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन के साथ, राजनीतिक आंदोलन के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ जाते हैं। ये भी विचारधारा एक जो निकली है गांधी की, वो भी किसके? कांग्रेस के अंतर्गत। तो ये तीसरी जो है, जिसने हम कहते हैं कि भारत को जन आंदोलन बनाए, जो अभी तक बहुत कम लोगों तक सीमित था, अब प्रत्येक व्यक्ति को महात्मा गांधी जी ने उस आंदोलन के साथ जोड़ दिया था। तो इस तरह से बच्चों ये मुख्य रूप से तीन जो धाराएं हैं, ये आपका अलग अलग चैप्टर है। ये भी एक अलग चैप्टर है आपका, ये भी एक अलग चैप्टर है और ये भी अलग चैप्टर है। ये तीनों चैप्टर हैं। अभी हम जो बात करेंगे वो किसकी करने जा रहे हैं? उदारवादी राष्ट्रीयता के युग की बात करने जा रहे हैं। यानी कि युग क्यों कहा? कि एक युग था, एक समय था जिसमें सबसे ज्यादा इसी विचारधारा का वर्चस्व था, इसलिए हमने इसे युग कहा है। कब से कब तक? 1885 से लेकर 1905 तक, 1885 से लेकर 1905 तक का जो समय था, ये पूरा की पूरा यहाँ उदारवादी विचारधारा का वर्चस्व रहा था। इसी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक दिशा दी थी, इसने ही राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब हम जानते हैं कि ये उदारवादी जो विचारधारा है, ये मुख्यतः इसका अभिप्राय क्या था? जैसे हमारे दिमाग में आता है, या जैसे हम उदारवादी राष्ट्रीयतावाद की हम जब बात करते हैं, तो सीधा ये आता है कि ये पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी संस्कृति, पश्चिमी न्याय, इन सब में विश्वास करने वाली विचारधारा थी। यानी कि जैसे हम बात करते हैं 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना होती है, तभी से हमने बात करी थी कांग्रेस के समय में बच्चों, एओ हुम, रमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और भी जो लोग थे, बहुत सुरेंद्र नारायण बनर्जी उस समय तो नहीं जुड़े थे, पर बाद में इसके साथ जुड़ गए थे। तो ये जो सब लोग थे बच्चा, ये सारे के सारे ये सब लोग ब्रिटिश शासन के समर्थक थे और ब्रिटिश शासन का सहयोग लेकर भारत में प्रशासनिक और राजनीतिक सुधार करना चाहते थे। इसलिए इनका जो विश्वास था, इनकी जो भक्ति थी, वो ब्रिटिश शासन के प्रति थी, क्योंकि ये विश्वास करते थे कि पश्चिमी जो शिक्षा है, इससे भारत में आधुनिकीकरण हो सकता है। पश्चिमी जो सभ्यता है, ये बौद्धिक सभ्यता है, इससे आधुनिकीकरण आएगा भारत में। और पश्चिमी जो संस्कृति है, इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, ये सबको समान मानती है, स्त्री पुरुष सब समान है यहाँ। तो ये जो सभ्यता है, ये जो संस्कृति है, इसकी जो शिक्षा है, जो इसकी न्याय प्रणाली है, इसकी जो संस्थाएं हैं, वो उचित है। भारत में भी ऐसा होना चाहिए। इस तरह से इन जो विचारक थे, जो उदारवादी जो धारा थी, उदारवादी जो विचारधारा थी, उनका ये विश्वास था कि हम इनका समर्थन लेकर, हम इसे विश्वास में लेकर, हम इन्हें साथ में लेकर भारत में क्या कर सकते हैं? सुधार। पर कैसे कर सकते हैं? क्रमिक और वैधानिक रूप से। देखिए क्रमिक कैसे? कि हम एक सिद्धि को क्रमबद्ध तरीके से धीरे धीरे चढ़कर हमारे इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। देखिए क्रमबद्ध ढंग से बात कर रहे हैं कि एकदम हमें तत्काल क्रांति करके क्या नहीं कर लेना है? स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए तत्काल क्रांति की आवश्यकता नहीं है, विरोध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत की परिस्थिति अभी ऐसी नहीं है। अभी हमें वो क्षमताएं नहीं है, हमें वो अभी क्षमताएं अर्जित करने की आवश्यकता है। इसलिए हम क्रमिक रूप से, वैधानिक तरीके से अपने स्वशासन के लक्ष्य को प्राप्त कर लें। इसलिए चाहते थे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत रहकर स्वशासन का मांग। यानी कि उन्होंने कहा कि धीरे धीरे प्रांतीय परिषदों में हमें भागीदारी मिल जाए, हमें धीरे धीरे प्रशासनिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भागीदारी मिल जाए, जिससे कि हम प्रशिक्षित हो जाएं, हमें वो कुशलता आ जाए कि हम एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को संचालित कर सकें। ये इस दूरदर्शिता से इस बात को सोचते थे। इसलिए क्रमबद्ध तरीके से और वैधानिक तरीके से उन्होंने भारत की जो प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था थी, उसमें सुधार करने की मांग की। इस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे, अभी हम जानते हैं, ये प्रश्न भी हमने कहा कि पूछा जाता है, चाहे कंपटीशन एग्जाम्स की बात हो या राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स की बात हो, तो दोनों ही दृष्टि से ये प्रश्न पूछे हुए जाते हैं।
अब समर्थक विद्वान जो थे कौन सी विचारधारा के? उदारवादी धारा के। उदारवादी धारा, उदारवादी विचारधारा, उग्र राष्ट्रवादी धारा, यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व में बात की जा रही है, क्योंकि कई बार जैसे हम उदारवादी विचारधारा कहते हैं तो पश्चिमी उदारवादी विचारधारा की हम चर्चा करने जाते हैं। तो वो एक दर्शन है, वहां उसकी नहीं। ये जो दर्शन है इसका भी उदारवादी इसलिए कहा क्योंकि ये उसी दर्शन में विश्वास करने वाले लोग थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दादा भाई नारोजी की, जिन्हें द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनके नाम से इन्हें ये संबोधित किया जाता है। इन्होंने जो पत्रों का प्रकाशन किया 1851 ईस्वी में गुजराती भाषा के राष्ट्र रफ्तार पत्र का इन्होंने संपादन किया था। ये फैक्ट हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बेटा यहाँ तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम की दृष्टि से, पर आपके कंपटीशन के एग्जाम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चाहे आईएएस की बात करें, चाहे हम आरएस की बात करें, चाहे हम रीट की बात करें या अदर कोई अकाउंटेंट, जितने भी और एग्जाम्स हैं, आप जिन भी और एग्जाम्स को आप देंगे, चाहे एसएससी की हम बात करें, सभी दृष्टि से ये जो फैक्ट हैं इन पर प्रश्न पूछे जाते ही रहे हैं। इसलिए हमें तो सिर्फ नेतृत्वकर्ता की बात करनी कि कौन नेतृत्वकर्ता थे, उनकी नीतियां क्या थी, पर इनके साथ जो जुड़े हुए फैक्ट्स हैं हम इन्हें भी जानेंगे, जिससे कि साथ हम बीए सेकेंड ईयर के साथ साथ कॉम्पिटिशन के एग्जाम की तैयारी भी हमारी इस विषय के साथ हो सके। हम भी क्रमबद्ध धीरे धीरे तरीके से हम अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करते रहें। चलिए, तो हमने बात करी कि राज रफ्तार इन्होंने अपने पत्र का संपादन किया था कब? 1851 में। इन्होंने एक संस्था बनाई थी 1867 में, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसी तरह से 1853 ईस्वी में बम्बई एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने की थी। बाद में जो ईस्ट इंडिया ये एसोसिएशन है कांग्रेस के साथ मिल गई थी, क्योंकि 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हो गई थी तो उसके साथ इसको मिला दिया गया था। और 53 में बम्बई एसोसिएशन की स्थापना करी थी। 1887 ईस्वी में लंदन में भारतीय सुधार समिति की स्थापना करी। यहाँ से ये एक तरह से इस रूप में तैयार हुए कि अब हमें ब्रिटिश सरकार से अपने प्रशासनिक राजनीतिक सुधारों की मांग रखनी है। हमें अब बदलाव चाहिए, हमें अब सुधार चाहिए। जो भारत के लिए हित में नहीं है उनके लिए हम सुधार की मांग करें। विरोध तो नहीं कर रहे, पर ये जरूर जता रहे हैं कि भाई ये गलत है, ये भारत के लिए उचित नहीं है, ये भारत के लिए सही नहीं है। इसलिए यहाँ से शुरुआत होती है 87 में। ये भारतीय सुधार समिति लंदन में ही इसके प्रथम भारतीय ब्रिटिश संसद सदस्य भी ये रहे हैं। उस समय 1892 में 1895 में भारत से प्रतिनिधित्व होता था, तो ये चुने हुए प्रथम प्रतिनिधि थे। प्रथम भारतीय ब्रिटिश जो संसद थी उसके सदस्य ये बने थे। ये रहे हैं 1892 से 1895 तक। इस पर बहुत प्रश्न पूछे जाते रहे हैं बच्चों। इनका जो सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है 1901 में इन्होंने प्रकाशित किया था, द पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यहाँ पर वो आर्थिक युग भी कई बार कहा जाता है, आर्थिक सुधारों के युग के रूप में भी इसे देखा जाता है कि जिस तरह से भारत का पैसा, यानी कि जो भारत की पूंजी का निकास जो ब्रिटेन की तरफ हो रहा था, जो भारत की आर्थिक दुर्दशा हो रही थी, उसका इन्होंने अध्ययन किया था। और उसकी पूरी जो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में, इस पुस्तक में उस चीज की चर्चा ये करते हैं कि ब्रेन ड्रेन थ्योरी जो है वो इन्हीं की है। इसके अंदर धन के निष्कासन का सिद्धांत इन्होंने दिया था कि किस तरह से भारत का जो पैसा है वो धीरे धीरे करते हुए बाहर जा रहा है, इसको रोकना आवश्यक है। इसे बाद में गोखले ने भी अपनाया था। गोखले ने भी अपने आर्थिक सिद्धांतों में इस चीज को लिया था, आगे बात की थी। तो ये जितने भी हम फैक्ट इसकी चर्चा कर रहे हैं ये आपके कंपटीशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। दूसरे जो विद्वान हैं जिनकी हम बात करें वो हैं फिरोज शाह मेहता। वैसे तो ये समाजवादी हैं, पर कांग्रेस में रहे और उदारवादी विचारधारा का समर्थन इन्होंने किया है। इन्होंने एक पत्र का प्रकाशन किया था 1913 ईस्वी में, द बॉम्बे क्रॉनिकल, और एक संस्था बनाई थी 1872 ईस्वी में। बम्बई नगरपालिका एक्ट को इन्होंने लागू किया था, इसलिए बम्बई नगरपालिका के जनक इन्हें माना जाता है। बम्बई में जो नगरपालिका की स्थापना हुई उसका श्रेय इन्हें ही जाता है। इन्होंने ब्रिटिश शासन के सहयोग से 1872 में बम्बई नगरपालिका एक्ट को लागू करवाने का प्रयास किया था और उसमें ये सफल भी हुए। कांग्रेस की अध्यक्षता उन्होंने 1889 में ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता करते हैं और 1889 के इसी अधिवेशन में
गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक दोनों ही एक साथ कांग्रेस की सदस्यता को ग्रहण करते हैं। आगे हम बात करें गोपाल कृष्ण गोखले की। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो भी बहुत उदारवादी विचारक हैं और उनके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सिद्धांत भी प्रसिद्ध है, क्योंकि उन्हें समाज सुधार की दृष्टि से भी अनेक काम किए थे। इन्हें क्या कहा जा रहा है? ग्लैडस्टोन कहा जा रहा है। ग्लैडस्टोन क्यों कहा जा रहा है? कि इन्होंने आर्थिक सिद्धांतों की समीक्षा करी थी, भारत की आर्थिक दुर्दशा का अध्ययन किया था और उसमें सुधार के लिए सुझाव प्रस्तुत किए थे। वेलबी आयोग के समक्ष उन्होंने आर्थिक सुधारों की अपनी रूपरेखा को प्रस्तुत किया था। इस आर्थिक सुधारों के रूप में ही ग्लैडस्टोन कहा गया। इन्होंने 2 पत्र का सीधे रूप में तो प्रतिपादन नहीं, पर इनमें संपादन किया था। क्या हुआ? गोपाल कृष्ण गोखले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के जो पत्र प्रकाशित होते केसरी और मराठा, उसमें ये अपने पत्रों का संपादन करते थे, अपने पत्र लिखा करते थे, अपने लेख लिखा करते थे। परंतु किन्हीं कारणों से तिलक और इनके बीच में मतभेद हो जाते हैं, क्योंकि आगरकर भी तिलक के समर्थक नहीं थे, उनका मतभेद बना हुआ ही था उनके साथ। तो पहले तो ये उसमें पत्र लिख रहे थे, जब मतभेद ज्यादा उत्पन्न हो गए तो इन्होंने आगरकर ने जब सुधारक पत्र निकाला तो इसका संपादन इन्होंने शुरू कर दिया। क्वार्टरली रिव्यू का संपादन भी इन्होंने किया। इस तरह से 2 पत्रों के साथ ये मुख्य रूप से जुड़े हुए थे। पुस्तक वगैरह इन्होंने कोई विशेष नहीं लिखी। देखिए, अभी तक हमने बात करी कि 2 पत्र इन्होंने संपादन किए। अब दक्खन सभा की बात करते हैं। इनकी संस्था एक बनाई दक्खन सभा, जिसे कहते हैं 1896 में, किसके? रानाडे के साथ मिलकर। जब तिलक के साथ इनके मतभेद हो जाते हैं तो रानाडे के साथ मिलकर ये दक्खन सभा की स्थापना करते हैं। पहले दक्षिण शिक्षा समाज जो तिलक की संस्था थी, उसमें यह थे आजीवन सदस्य बने हुए थे। फर्गुसन कॉलेज में इन्होंने अध्यापन का कार्य किया था। न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना भी तिलक ने की थी। तो वहां इस तरह से जुड़े हुए थे, परंतु मतभेद होने के कारण ये अपनी अलग सभा बना लेते हैं, दक्खन सभा। इधर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी इन्होंने स्थापना करी। ये जो संस्था थी 1905 में ये इसकी स्थापना करते हैं, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। और कांग्रेस की अध्यक्षता 1905 के बनारस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं, जहां मुख्य रूप से स्वराज्य के लक्ष्य को पारित करवाया जाता है। अब देखिए, मदन मोहन मालवीय जी, ये भी हैं किसके? उदारवादी विचारक हैं। बहुत ही सॉफ्ट कहना चाहिए, सॉफ्ट स्पोकन जिसे कहते हैं, वो व्यक्ति थे ये। इन्होंने मुख्य रूप से शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण काम किया, क्योंकि ये पश्चिमी शिक्षा के वैसे समर्थक नहीं थे। इन्होंने भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किया और काशी विश्वविद्यालय के प्रणेता इन्हें माना जाता है। काशी जो विश्वविद्यालय है उसको मदन मोहन मालवीय ने ही स्थापित किया था। 1907 में ये अभ्युदय की उपाधि, अभ्युदय हिंदी साप्ताहिक जो समाचार पत्र था, इसका भी संपादन करते हैं। और कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार इन्होंने कांग्रेस के, वैसे तो 4 बार इनका नाम आया था, 30-31 में भी आया था, पर जेल जाने के कारण इन्हें वो नहीं मिल सकी अध्यक्षता। पर 1909 के लाहौर अधिवेशन में और 1918 के दिल्ली अधिवेशन में ये कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। इन्हें महामना की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। ये एकमात्र व्यक्ति थे, एकमात्र भारतीय विचारक थे जिन्हें महामना की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अब हम बात करते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी की। हम सभी उन विचारकों की बात कर रहे हैं जो कि राष्ट्रीय आंदोलन में उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा का नेतृत्व कर रहे हैं। ये अपने विचारों से नरमपंथी हैं और ब्रिटिश शासन को साथ लेकर भारत का प्रशासनिक और राजनीतिक सुधार करना चाहते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन्होंने एक पत्र का संपादन किया था, इसका बंगाली, और ये 1879 से लेकर 1919 तक उन्होंने इसका संपादन किया। एक संस्था बनाई थी, इंडियन एसोसिएशन। 26 जुलाई 1876 ईस्वी में ये संस्था बनाते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है, बेटा यही बच्चा याद करने की चीज है कि जब कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, तो ये कांग्रेस के साथ उस समय शामिल नहीं होते और कलकत्ता में ही ये इंडियन एसोसिएशन का एक अलग से अधिवेशन, जिस दिन कांग्रेस की बैठक हो रही है उसी दिन इस एसोसिएशन की बैठक भी होती है। फिर बाद में ये कांग्रेस के साथ इन्हें मिला दिया जाता है और ये कांग्रेस की सदस्यता को ग्रहण कर लेते हैं और कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे हैं। 1895 में पूना अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे हैं। 1902 ईस्वी में अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं। 2 अधिवेशनों की मुख्य रूप से इन्होंने अध्यक्षता करी थी। अब हम बात कर रहे हैं महादेव गोविंद रानाडे। ये मराठी थे और मराठाओं के बड़े समर्थक थे। महादेव गोविंद रानाडे को अब
गोखले का गुरु भी माना जाता है। और रानाडे के जो गुरु थे वो दादा भाई नारोजी थे। बिल्कुल, ये गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे और गोपाल कृष्ण गोखले ने इनके दिशा निर्देशन में ही अपने आगे जो नेतृत्व था उस नेतृत्व को उन्होंने किया था। इन्होंने समाज सुधारक पत्रिका का प्रकाशन किया था, इंदु प्रकाश, जिसके अंग्रेजी जो संभाग था उसके ये प्रभारी थे। और 1862 से लेकर 1862 से 1863 तक ये इस पर रहे। इनका जो ग्रंथ है वो द राइज ऑफ मराठा पावर, इन्होंने पुस्तक की रचना करी थी। और 1896 में पूना दक्षिण सभा की ये स्थापना करते हैं। इस तरह से रानाडे ने भी एक अलग अलग भूमिकाओं में भी अलग अलग जगह अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। अब हम बात करते हैं, अभी तक हमने बात करी बच्चा ये कौन कौन से विचारक थे, ये कौन कौन से नेतृत्वकर्ता थे जिन्होंने कौन सी विचारधारा का, उदारवादी विचारधारा। उदारवादी कौन सी विचारधारा? जो राष्ट्रीय आंदोलन की उदार राष्ट्रवादी विचारधारा मानी जाती है, जो ब्रिटिश के सहयोग के साथ भारत में प्रशासनिक और राजनीतिक सुधार करना चाहती थी। तो ये जितने भी विद्वान थे, और भी हैं बच्चा, बदरुद्दीन तैयब जी भी हैं और अनेक भी हैं, पर हम यहाँ मुख्य लोगों की हमने यहाँ पर चर्चा करी और इनसे जुड़े उन तथ्यों को भी जाना जो हमारे कंपटीशन की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पत्र इन्होंने प्रकाशित किया, कौन सी पुस्तक इन्होंने लिखी, कौन से संस्थाओं के ये सदस्य रहे, कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने कब कब करी। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें कंपटीशन के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो बेटा इनको ध्यान से सुनना। अब हम बात करते हैं कि जो उदारवादियों की प्रमुख नीतियां और विचारधाराएं क्या थी। नीतियां और विचारधाराएं ये किस चीज में विश्वास करते थे? सबसे पहले हम चीज बात कर रहे हैं, इंग्लैंड को अपना पद प्रदर्शक मानते थे, यानी कि ये इंग्लैंड है और ये क्या चाहते हैं? औपनिवेशिक स्वराज्य चाहते हैं, भारत का प्रशासनिक और राजनीतिक सुधार चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भारत में अभी हमने उस लोकतांत्रिक जो अभी तक हम राजा महाराजाओं के उसमें नियंत्रण में रहे, उसके बाद ब्रिटिशर्स के हम नियंत्रण में आ गए, पर अभी हमने लोकतांत्रिक जो देश है या लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो होती है उसका अभी हमने अनुभव नहीं किया है। अभी हमें उस तरीके से प्रशासनिक और राजनीतिक संस्थाओं को चलाना नहीं आता है। इसलिए हमें हमारी समझदारी इसी में है कि हम इंग्लैंड को अपना पथ प्रदर्शक मान लें और वो ये कहते हैं कि ये रास्ता जाना है या ये रास्ता जाना, जो उचित रास्ता लगता है वो यदि हमें वहां दिखा रहे हैं तो हमें वहां जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे सहयोगी हैं, वो हमारे समर्थक हैं, इनका यह विश्वास था। इसी तरह से वो इसे ईश्वरीय वरदान भी मानते थे कि ये भारतीयों को एक ईश्वरीय वरदान साबित हुआ है। बच्चों क्यों? देखिए यहाँ पर जो चित्र लगाया गया है ये किसी धर्म और उसकी दृष्टि से नहीं है, इसको इसके साथ मत जोड़िएगा। ये एग्जाम्पल की दृष्टि से मैंने आपको समझाने के लिए इस बात को रखा है कि किस तरह से ईश्वर आपको वरदान दे रहा है कि देखिए आप भक्त जाइए और आपकी उन्नति होगी और आपकी प्रगति होगी और आप सही रास्ते पर हैं। इसी तरह से ये जो लोग थे इस सोच पे विश्वास रखते थे कि ये जो ब्रिटिश शासन हमारे पर नियंत्रण रखा हुआ है, हमारी खुशकिस्मती है कि इनके नियंत्रण में हमें, और एक ब्रिटेन जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ लोकतांत्रिक संस्थाएं बहुत अच्छे से निर्वहन होती हैं, वहाँ पर बहुत और देशों में ऐसा नहीं है। इसलिए इतने बड़े देश के नियंत्रण में है तो हमारे लिए ईश्वर वरदान ही है कि हम इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इस दृष्टि से इन्होंने इसे ईश्वरीय वरदान माना था और इसे कीर्ति का कलश कहते थे। ये कलश यहाँ दिखाया हुआ है बच्चों, क्योंकि हमारे में यहाँ जब कोई शुभ कार्य होता है या कोई चीज़ हो तो हम इसे बहुत कीर्ति या बड़ी हमारी उपलब्धि या शुभ के रूप में हम इस चीज को देखते हैं। तो ये लोग भी इसे अपना कीर्ति के कलश के रूप में देखते थे। किसको? ब्रिटिशर्स को देखते थे। ब्रिटिश के साथ संबंधों में विश्वास रखते थे कि ब्रिटिश के साथ विरोध करके नहीं, उनको समझदारी के साथ उनका सहयोग करके ही हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? हमारे स्वराज्य के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ विचारधाराओं के इस रूप में बात करेंगे कि ब्रिटिश शासन, ये जो विचारधारा है, ये विशेषताओं पे भी जो प्रश्न आपके 20 वर्ष में पूछा गया वो हम इसी तरह से बात करेंगे। इनकी क्या विशेषताएं थी? ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठा रखते थे। तो ये कौन कौन से इनकी नीतियां थी जिसकी वजह से हमने औपनिवेशिक स्वशासन के लक्ष्य को कुछ हद तक प्राप्त कर लिया था। बहुत हद तक तो प्राप्त नहीं किया, पर हमने बहुत
कुछ हद तक इसे प्राप्त कर लिया था। देखिए, दादाभाई नौरोजी इसके संदर्भ में एक बात कहते हैं कि आओ हम पुरुषों की तरह बोलें और घोषणा कर दें कि हम अटूट राष्ट्रभक्त हैं। यानी कि इन्होंने क्या दिखाया कि हाँ, लोगों को ब्रिटिश के प्रति राजभक्त होना चाहिए, क्योंकि यदि हम इनके प्रति राजभक्त होंगे तो ये हमारे यहाँ पर हमारी संस्थाओं को विकसित करेंगे, ये हमारी प्रशासनिक राजनीतिक संस्थाओं न्यायिक संस्थाओं में सुधार करेंगे। इसलिए हमें ये घोषणा करनी चाहिए कि हम क्या हैं, ब्रिटिश के राजभक्त है। इस तरह की कोटेशन मैंने आपको इसलिए दी है क्योंकि बेटा इस पर प्रश्न हमारे कंपटीशन में पूछे जाते रहे, चाहे हम आईएएस की बात करें, अदर और एग्जाम्स की हम बातें करें, कई बार कोर्ट भी देखकर आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। दूसरी जो मुख्य रूप से विशेषता है, जो इनकी आस्था थी, वो इस चीज में थी कि अंग्रेजों की न्यायप्रियता और ईमानदारी में इन्हें पूर्ण विश्वास था। ये विश्वास करते थे कि ब्रिटिश शासन जो है वो ईमानदार है और कैसा है, न्यायप्रिय है, क्योंकि वो अपने देश में अपने लोगों के प्रति वो इसी तरह का व्यवहार करता है। वो अपने देश के लोगों को न्याय दिलाता है। वहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि वहां का शासक जनता के प्रति कोई अन्यायपूर्ण व्यवहार करता हो, ऐसा वहां नहीं है। तो जब ये अपनी देश की जनता के प्रति ऐसा नहीं करते हैं तो हम भी तो इनकी जनता ही हैं, क्योंकि ये हमारे शासक हैं, इसलिए ये हमारे साथ भी ऐसा ही व्यवहार करेंगे। इसलिए ये इसे इनकी न्यायप्रियता और ईमानदारी में पूर्ण विश्वास करते थे। इसलिए सुरेंद्र नारायण बनर्जी ने कहा कि अंग्रेजों के न्याय और बुद्धिदत्ता की भावना में हमारा दृढ़ विश्वास है। हमारा यानी कि जो भी उदारवादी थे वो कहते थे हमें किस में दृढ़ विश्वास है, अंग्रेजों के न्याय, बुद्धि और भावना में, कि उनकी जो बुद्धि है, जो भावना है, वो भावना आपके प्रति कोई दुर्भावना के रूप में नहीं है, आपका कोई अनिष्ट नहीं चाहती है, वो आप में सुधार चाहती है। ऐसी इनकी सोच थी, ऐसा इनका मानना था। जो गोपाल कृष्ण गोखले है, उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन भारत के हित में, सभी मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं, क्योंकि मैंने कोटेशंस तो इसलिए डाल दिए क्योंकि इन लोगों ने इससे संबंधित कुछ तथ्य कहे हैं कि ब्रिटिश शासन भारत के हित में है। भाई, ब्रिटिश शासन भारत का कल्याण कर सकता है, क्योंकि अभी तक हम बहुत कहने से दबे हुए रहे। अभी तक हमने उन आधुनिक लोकतांत्रिक जो संस्थाएं उन्हें नहीं जाना, हमने अभी तक स्वतंत्र रूप से जीना नहीं जाना। हम यदि इस ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में रहते हैं और तो हम अपना हित कर सकते हैं, हम अपना कल्याण कर सकते हैं, हम अपनी उन्नति कर सकते हैं, ऐसी इनकी सोच थी। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारा भाग्य, ये क्या कह रहे हैं, ये भारतीयों का भाग्य है कि अंग्रेजों के साथ मिला हुआ है, यदि वह अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए हो, क्योंकि अब ब्रिटिश शासन हमारा शासक है, तो हमारा भाग्य अब इस चीज के लिए मिला हुआ है, तो हम अच्छे के लिए प्रयास करें ना, क्योंकि यदि अच्छा होता है, हम इनके साथ अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा। इसलिए भलाई इसी में है कि हम इनके साथ अच्छा करें जिससे हमारे साथ भी अच्छा हो सके। इसलिए ये ब्रिटिश शासन को भारत के हित में मानते थे। क्रमिक सुधारों में विश्वास, अभी हमने बात करी थी कि ये चाहते थे कि भारत में क्रमिक रूप से सैन्य संवैधानिक सुधार होना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से भारत में सुधार होना चाहिए, क्योंकि हम यदि उग्र हो जाएंगे तो ब्रिटिश के पास तो इतने संसाधन है कि हमें दबा दिया जाएगा। इसलिए अच्छाई इसी में है, भलाई इसी में है कि हम इनसे थोड़ी थोड़ी अपने संवैधानिक सुधारों की मांग करते रहें और इसी तरह से अपने भारत का सुधार करते रहे। ये देखिए, गोविंद रानडे इस बारे में कहते हैं कि राजनीतिक सुधारों के लिए बातचीत करते समय यह समझ लेना चाहिए कि क्या संभव है और क्या असंभव है। यानी कि इसके बीच में आपको डिफरेंस करना पड़ेगा, अपनी बुद्धि से, अपने तर्क से यह समझना पड़ेगा कि क्या अभी विरोध उचित है, क्या अभी वो परिस्थितियां हैं कि हम विरोध के लिए खड़े हो सकें। इसलिए पहला हमें जानना ही जरूरी है। बातचीत के माध्यम से हम ब्रिटिश शासन के साथ बातचीत कर रहे हैं और ये जान लें कि ब्रिटिश शासन हमें क्या दे सकता है, क्या उचित है, क्या हम संभाल पाएंगे किन चीजों को। तो इस चीज को तर्कपूर्ण आधार पर पहले हम समझ कर ही हमें ब्रिटिश शासन के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि संभव जो चीजें होंगी वो हमें मिल जाएंगी। इसलिए हमेशा वो इस क्रमिक और सैन्य सुधारों में विश्वास रखते थे। पाश्चात्य संस्थाओं में इनकी अटूट श्रद्धा थी। क्यों? क्योंकि पाश्चात्य जो संस्थाएं थी वो लोकतांत्रिक संस्थाएं थी, भारत में वो लोकतांत्रिक संस्थाएं नहीं थी बिल्कुल। तो इन्होंने कहा कि ब्रिटेन में क्या है, व्यापक मताधिकार है, प्रतिनिधि सरकार है,
संसद की सर्वोच्चता है, विधि का शासन है, आदि ये लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं। इन सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास भारत में होना चाहिए, क्योंकि वो इसी के लिए तो मांग कर रहे हैं। धीरे धीरे मताधिकार की मांग कर रहे हैं, प्रतिनिधि सरकार की मांग कर रहे हैं। संसद की सर्वोच्चता, जब स्वशासन प्राप्त होगा तो संसद जो संवैधानिक प्रक्रिया होगी वो संसद की सर्वोच्चता के आधार पर, ब्रिटिश शासन के आधार पर ही भारत में निर्मित होगी। और विधि का शासन, यहाँ पर जिस तरह से ब्रिटेन में विधि का शासन व्याप्त है, वैसा ही भारत में भी विधि का शासन होना चाहिए। इस तरह से इस लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास भी जो अभी तक नहीं है भारत में, वो भारत में होना चाहिए। तो इनकी इस सब बातों में बहुत विश्वास था कि हम धीरे धीरे इस लोकतांत्रिक संस्थाओं को भारत में स्थापित कर लें। अब देखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी कहते हैं कि ब्रिटिश शासन के अधीन राजनीतिक स्वशासन का लक्ष्य है। इन सभी का मानना था कि हम ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही रहकर हम राजनीतिक स्वशासन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने औपनिवेशिक स्वशासन की मांग करी। औपनिवेशिक स्वशासन क्या है कि केंद्र के तो ब्रिटिश सरकार ही होगी, परंतु प्रांतीय स्तर पर हमारी धीरे धीरे भागीदारी को बढ़ा दिया जाएगा। जब धीरे धीरे हम राजनीतिक क्षेत्रों में भागीदारी, राजनीतिक पदों पर लोकतांत्रिक संस्थाओं में हमारी भागीदारी जब होगी तो हम क्या हो जाएंगे, हम उसको चलाने में निपुण हो जाएंगे, कुशलता हम में आएगी। तो ये इससे इन संस्थाओं का क्या हो सकेगा, भारतीयकरण हो सकेगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ ब्रिटिश लोग इसको संचालित कर रहे हैं। तो भारतीय लोग जब इसमें अंदर शामिल होने लगेंगे तो क्या होगा, भारत की जो समस्याएं हैं, भारत की जो स्थितियां हैं, उसको भली भांति तो भारतीय ही समझ सकते हैं। तो जब भारतीय लोग इस बात को समझेंगे तो यही उन चीजों का धीरे धीरे सुधार कर सकेंगे और उस व्यवस्था को अच्छे ढंग से, व्यवस्थित ढंग से संचालित कर सकेंगे। ये इनकी सोच थी, इसलिए इन्होंने कहा कि हम अभी उतने सक्षम नहीं हैं, अभी हम उतने समर्थ नहीं हुए हैं कि हम पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसलिए अभी हमें इनके नियंत्रण में रहकर ही, इनके अधीन रहकर हमें इन संस्थाओं में अपनी भागीदारी को बढ़ाना चाहिए। ये संस्थाओं में भागीदारी ही क्या है, औपनिवेशिक स्वशासन है। जब हमें औपनिवेशिक शासन प्राप्त हो जाएगा तब हम निपुण हो जाएंगे, तब आगे देखेंगे कि क्या करना है, पहले हम उस योग्य तो बने। इसलिए इन्होंने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके लिए कहते हैं कि स्वशासन की प्रकृति की जो व्यवस्था है वह विधि के, ये सब विधि का विधान है साहब। प्रत्येक राज्य को स्वयं अपने भाग्य का निर्णायक होना चाहिए, कि प्रत्येक राज्य अपने भाग्य का स्वयं निर्णायक है। आप सोचें कि आपको करना क्या है, ऐसा प्रकृति का सार्वभौमिक शाश्वत लेख है साहब, इसमें कोई और कुछ नहीं कर सकता। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि ब्रिटेन कैसे इतना बड़ा है, किसे उसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण हुआ है, वो सब परिस्थितियां, वो सब चीजें कैसे बनी है, भारत में हमें ये सब कैसे प्राप्त करना है, इसे हमें सीखने की आवश्यकता है। क्योंकि ये सब विधि का विधान है, जैसा आप बनना चाहोगे वैसा आप बन जाओगे, ये अटूट सत्य है। इस बात को इन्होंने भारतीयों को एहसास कराया। आगे देखिए, हम बात करते हैं कि ब्रिटिश शासन के अधीन राजनीतिक स्वशासन का लक्ष्य है। ये घोषित कर दिया था 1906 में, जब दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी। दादा भाई नौरोजी शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही 85 से स्वशासन के लक्ष्य की मांग पर जोर दे रहे थे। शुरू से इनका लक्ष्य था कि भारत को स्वशासन, स्वशासन का मतलब औपनिवेशिक स्वशासन है, पूर्ण स्वशासन नहीं है। तो उनका भारत को स्वशासन मिलना चाहिए, यानी कि भारतीयों की भागीदारी बढ़नी चाहिए। किसमें, इन संस्थाओं में भारतीयों की भागीदारी बढ़नी चाहिए, दोनों ही क्षेत्रों में, नागरिक क्षेत्रों में भी और अन्य क्षेत्रों में भी, यानी उच्च पदों पर भी भारतीयों को नियुक्त किया जाए प्रशासनिक रूप से, और राजनीतिक संस्थाओं में भी भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाया जाए। इन सब चीजों की मांगे कर रहे थे। दादा भाई नौरोजी ने इस स्वशासन के लक्ष्य पर बहुत ज्यादा जोर दिया था। ये वो समय है जिसके हम आगे, हमारा जो उग्र राष्ट्रवादी जो चैप्टर है उसमें भी हम चर्चा करेंगे कि ये 1906 का वो समय है जब कांग्रेस के अंदर दो विचारधाराओं का जन्म हो चुका है और दोनों विचारधाराएं संघर्ष कर रही हैं। कि इसके विपरीत जो दूसरे विचारक है वो उदारवादी विचारधारा का विरोध कर रहे हैं, कि इन रस्तों का, इन नीतियों का, जिनकी हमने चर्चा करी। पर यहाँ पर दादा भाई नौरोजी इस समय इंग्लैंड में है। उन्होंने आमंत्रित किया जाता है कि उन्हें कांग्रेस की अध्यक्षता को स्वीकार करें और जो स्वशासन का लक्ष्य था वो इसमें यह घोषित कर लेते हैं। ये भी बेटा कंपटीशन के एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और अब पूछा जाता रहा है इस पर बहुत ज्यादा प्रश्न। अब हम बात करते हैं कि
इन ये सारे जो उदारवादी थे, इनकी जो ब्रिटिश शासन में निष्ठा थी, क्रमिक संवैधानिक सुधारों में ये विश्वास रखते थे, ये मानते थे कि ब्रिटिश शासन भारत के हित में है, ये सारी बातें इन सारे विचारकों का, इस मुख्य धारा का ये विश्वास था। इसलिए उन्होंने अपनी जो कार्यप्रणाली, अपनी जो कार्यनीति बनाई वो शांतिपूर्ण संवैधानिक साधनों के माध्यम से। कि क्या करेंगे, गलत तो हम इन्हें भी लगता है, इनका लक्ष्य भी स्वशासन है, इन्हें भी कई बार ऐसी वहाँ की जो ब्रिटिश नौकरशाही की जो नीतियां थी वो उचित नहीं लगती थी, जो भारत के हित में नहीं थी। इन्हें भी पता था, ऐसा थोड़ा है कि ये राष्ट्रवादी नहीं थे, ये भी राष्ट्रवादी थे, ये भी भारत का कल्याण करना चाहते थे, ये भी भारत का उत्थान करना चाहते थे कि भारत का कल्याण होना चाहिए, भारत का उत्थान होना चाहिए, भारत की उन्नति होनी चाहिए, भारत को स्वशासन का लक्ष्य प्राप्त होना चाहिए, भारत में भी एक लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना होनी चाहिए। तो ये सब किस लिए था? भारत की उन्नति के लिए था। इसलिए ये भी कई लोगों ने इन्हें राष्ट्रवादी नहीं माना, पर ये भी राष्ट्रवादी थे क्योंकि ये भारत का ही हित चाहते थे, भारत का ही भला चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि जो उचित अनुचित है उसके लिए विरोध तो किया जाएगा, पर वो विरोध कैसा होगा? वो विरोध शांतिपूर्ण संवैधानिक साधनों के माध्यम से होगा, जिसमें इन्होंने बात करी प्रार्थना पत्र, प्रतिनिधि मंडल की जो हमारी मांगे हैं हमें पत्र के माध्यम से लिखकर वहां तक पहुंचानी चाहिए। कोई मांगे हैं तो हम मिलकर, हमारा जो प्रतिनिधि मंडल है वो मिलकर ब्रिटिश के समक्ष जाए और अपनी बातों को रखे कि किस तरह से भारत में किन जो नीतियां हैं वो गलत हैं और उसमें क्या सुधार होना चाहिए। इसी तरह से राजनीतिक याचना स्मृति पत्र में भी ये विश्वास करते थे कि ठीक है, याचना स्मृति पत्र की बात करी कि इसके माध्यम से हम अपनी बातों को मनवा सकते हैं। नैतिक और राजनीतिक दबाव डालकर, नैतिक और राजनीतिक कैसे कि भाई ये बात बार बार एहसास करना कि आप हमारे शासक हैं, आप जब ब्रिटेन के लोगों के भी आप शासक हैं तो हमारे भी आप शासक हैं। जिस तरह से ब्रिटेन के लोगों के साथ आप व्यवहार करते हैं ऐसा ही हमारे साथ भी आपका व्यवहार होना चाहिए। तो ये नैतिक दबाव डालकर कि हम भी तो आपकी के जनता हैं, हमारे ही तो आप शासक हैं। तो ये बात बार बार में कि आप ब्रिटेन के लोगों को तो स्वतंत्रता है, वहाँ के लोगों को स्वतंत्रता है, वहाँ का तो कल्याण है, वहाँ के लोग बहुत उन्नतिशील है, तो भारत के लोग क्यों नहीं? क्योंकि सरकार तो आप ही है हमारी, शासक तो आप ही है हमारा। तो इस तरह से उन भावनाओं के माध्यम से उन पर दबाव डालकर अपनी जो सुधार की नीति है उन्हें लागू करवाना। तो इस बड़े अनुनय विनय बहुत एक कहना चाहिए उदारवादी तरीके से, बिना किसी जोर जबरदस्ती के तरह नहीं, बड़ी समझदारी से अपनी बातों को मनवा लेना। बिल्कुल जैसे कई बार हम कहते हैं ना कि जब छोटा बच्चा होता है और कोई माँ से कोई जिद कर रहा होता है कि उसे ये चाहिए, तो बड़े अलग अलग तरीके से माँ को मनाने की कोशिश करता है, बड़े प्यार से करता है या किसी और तरीके से। तो कहने का मतलब है कि हम बहुत अपने सॉफ्ट तरीके से किसी बात को, बहुत सहज तरीके से किसी बात को और विरोध ना कर कर हम अपनी बात को मना लें। तो हम कहते हैं ये बड़ा अच्छा तरीका होता है, जिससे सामने वाले का कोई दिल भी नहीं दुखता, सामने वाला भी आपके इस भाव से बहुत कहना चाहिए कि अब उसका भाव भी आपके प्रति एक अच्छा हो जाता है और उसका हृदय भी पिघल जाता है कि अरे ये इतना अनुनय विनय कर रहा है तो ऐसा इनके साथ कर देना चाहिए। तो ये बहुत सॉफ्ट और सरल तरीके से अपनी बातों को, अपनी मांगों को रखा करते थे। मदन मोहन मालवीय इसके लिए कहते हैं कि हमें शासन से बार बार याचना करनी चाहिए। साहब, हमें शासन से जो बात अभी मैं कही कि बच्चा माँ से बार बार विनती कर रहा है कि माँ ऐसा कर दो ना, माँ ऐसा कर दो ना, उसी तरह से ये क्या कह रहे हैं कि भाई हमें ब्रिटिश शासन से क्या करना चाहिए? बार बार याचना करनी चाहिए, जिससे कि वह हमारी मांगों पर शीघ्रता से विचार करें कि भाई एक बार मांग के छोड़ यार ये तो ध्यान ही नहीं दे रहे। ऐसा नहीं करना है, आपको बार बार एहसास दिलाना है जिससे कि उनके दिमाग में आ सके कि ये मांग की जा रही है भाई इनके ऊपर। तो ये क्या है? एक तरह का नैतिक दबाव है। ये नैतिक दबाव की बात थी कि हम अपनी याचना बार बार ब्रिटिश शासन से याचना करें कि हमें क्या दे दिया जाए, स्वशासन या प्रशासनिक राजनीतिक जो आप सुधारों की मांग कर रहे हैं वो हमें दे दी जाए। अब देखिए हम बात करते हैं कि जो उदारवादी युग में कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का क्या रुख रहता है। 1885 में जब हमने कांग्रेस की स्थापना की बात करी, एओ होम उसके संस्थापकों में से हैं और वो सचिव रहते हैं, और लॉर्ड डफरिन जो हैं ये उनके जो हैं ये लॉर्ड डफरिन हैं। देखिए जो लॉर्ड डफरिन है, जो इन्हों कहा यह जाता है, जिसकी हम चर्चा उसमें भी कर चुके हैं कि जो ये होम थे वो भारत में इस संस्था के निर्माण के लिए इसीलिए आए थे क्योंकि भारत के एक सेफ्टी वॉल के रूप में ये संस्था जो है वो सेफ्टी वॉल के रूप में काम करे।
तो कांग्रेस की जब स्थापना होती है, उस स्थापना के समय इन लोगों का लक्ष्य ये था कि ये क्या करेगी, ये हमारे हित में कार्य करेगी। ब्रिटिश सरकार का कोई मतलब भारतीयों का हित में नहीं, ये हमारा विरोध नहीं करेगी, हम जैसा करेंगे वैसा ये करती रहेगी। तो जब शुरुआत में कांग्रेस की स्थापना होती है बच्चों, उस समय ये जो थे ब्रिटिश शासन जो था वो सहयोगी और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करता है भारतीयों के साथ, कि ठीक है आपने कोई मांग रखी तो हमने उसमें सुधार कर दिए, उन नीतियों को लागू कर दिया, कि जिससे कि ये जो संस्था के लोग हैं, ये जो लोग हैं, यदि यहाँ कोई हमारे प्रति विद्रोह उत्पन्न होता है तो यही लोग इस बात को दबा सके, यही लोग हमारे लिए किस चीज को कहना चाहिए, उस आग को ठंडा करने का काम कर सके। तो इस शुरुआत के समय में ब्रिटिश शासन कांग्रेस के प्रति बड़ा सहयोगी, बड़ा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखता है। पर 87 के बाद ही ब्रिटिश शासन को यह एहसास होने लग जाता है कि भारत की जो इस संगठन है वो ब्रिटिश शासन का हित नहीं कर सकता, ये हमारे अनुसार नहीं चल सकता, क्योंकि अब विरोध उत्पन्न होने लग गया था, ब्रिटिश शासन के प्रति थोड़ा बहुत विरोध का भाव होने लग गया था। क्योंकि चाहे गोपाल कृष्ण गोखले हो, तो दादा भाई नारोजी हो, तो राणा डे हो, ये सारे के सारे उन चीज़ों पर जरूर फोकस कर पा रहे थे कि जो भारतीयों के हित में नहीं है, जिससे भारत का कल्याण नहीं हो सकता है, उन चीज पर उनका ध्यान आकर्षित होने लगा था। जब उन चीजों पर उनका ध्यान आकर्षित होने लगा था तो इन लोगों ने क्या कर दिया, उसका विरोध करना शुरू कर दिया। तो अब ब्रिटिश सरकार को यह एहसास होने लगा कि ये हमारे हित में नहीं हो सकता, अब हमें इसको दबाना आवश्यक है। तो 87 से इसकी शुरुआत हो गई थी, पर 1895 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के प्रति और कठोर रुख अपनाना शुरू कर दिया। अब हमने दूसरी चाल चली। अभी तक तो कांग्रेस की स्थापना से यह था कि चलो कांग्रेस की स्थापना हो गई तो ये हमारी सेफ्टी वॉल्व के रूप में काम करेगा और हम अपने हितों की पूर्ति करते रहेंगे। पर सचेत हो गई कांग्रेस, तो इनमें चेतना उत्पन्न हो गई इन सब लोगों में, और जब चेतना उत्पन्न हो गई तो जो गलत हो रहा था उसका विरोध करना इन्होंने शुरू कर दिया और अपनी मांगे इन्होंने मनवाना शुरू कर दिया, हम पर दबाव देना शुरू कर दिया। तो अब संस्था ये हमारे हित में काम तो नहीं करेगी, इसलिए क्या किया कि अब दूसरा रास्ता अपनाना शुरू किया और उन्होंने कहा कि अब कठोर में कि अब तो क्या फूट डालो और शासन करो, यही रास्ता है कि इनको बीच में इनको आपस में लड़वा दो और अपने हितों की पूर्ति करो। मैकडोनाल्ड यहाँ कहते हैं, जो कि प्रधानमंत्री रहे हैं ब्रिटेन के, ये कहते हैं कि कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण प्रारंभ में तो मित्रतापूर्ण था। कैसा था? मित्रतापूर्ण यानी सहयोगी था, लेकिन बाद में इसने कठोर रूप ले लिया, कटु विरोध ले लिया, कठोर रूप ले लिया। क्यों ले लिया? वो ये कहते हैं कि ये भारतीयों की नीति का परिणाम है, क्योंकि हम तो भारत का हित चाहते हैं, पर भारतीय लोग जिस तरह से हमारा विरोध कर रहे हैं उससे भारत का हित नहीं हो सकता है। इसलिए धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार भारतीयों के प्रति उग्र होती हुई चली गई। अब इन सब का जो परिणाम लिखा है, इस कांग्रेस की जो 20 वर्षों तक ये विचारधारा जो चली, जो नेतृत्व चला, इन सब का राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या असर पड़ा साहब, जो हम अभी बात करेंगे उस प्रश्न की, जो आईएएस में पूछा गया प्रश्न है कि क्यों असफल हुए, क्यों उदारवादी असफल हुए, क्या चीज़ें ऐसी थी, वो यही थी कि उन्होंने जो नीतियाँ अपनाई वो एक ही रास्ते पर चल रही थी, एक ही दिशा में चल रही थी, उस दिशा को उन्होंने बदला नहीं। इसीलिए वो सफल होने के, कुछ चीज़ों में सफल होने के बाद भी अधिकतर वो असफल रही। तो हम इसका सार समझते हैं, मूल्यांकन समझते हैं कि स्वशासन का तो लक्ष्य था इनका कि वे स्थानीय स्वशासन, औपनिवेशिक स्वशासन ये प्राप्त करना चाहते थे, परंतु इसमें इन्हें क्या तो सफलताएं मिली और क्या इन्हें असफलताएं मिली। यहाँ हम असफलताओं की आलोचनाओं की मुख्य रूप से यदि हम बात करें तो ब्रिटिश शासन के प्रति इनकी गलत धारणा थी। ब्रिटिश शासन के ये सोचते थे कि वो भारत का हित कर देंगे, भारत का कल्याण कर देंगे, ये हमारे हित में ही है। तो ये सोच जो है वो सही नहीं थी और ब्रिटिश शासन से अत्यधिक प्रभावित हो गए थे। उनकी हर बात इन्हें अच्छी लगती थी, इन्हें लगता था जो ब्रिटिश शासन कर रहा है वो तो सब भारत के हित के लिए, वो सब भारत के कल्याण के लिए है। पर हम ये नहीं कर सकते कि जो भी काम किए गए उदारवादियों के द्वारा वो असफल ही हुए, वो सफल भी हुए भाई,
किस तरह से सफल हुए कि एक बहुत बात हम कहते हैं 1892 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम जो पारित करवाया, ये एक सफल प्रयास किया जाता है। बहुत समय से इसकी मांग कर रहे थे और इसको पारित करवाने में हमने सफलता प्राप्त करी, जहां भारतीयों की भागीदारी राजनीति में होने लगी, सभाओं में, प्रांतीय सभाओं में भारतीयों की भागीदारी बढ़ी, तो भारतीयों को शामिल कर देगा, तो ये उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। इसी तरह से असफलताएं और आलोचना में और आगे बात करें, साधनों की दुर्बलता, जो प्रार्थना पत्र है, शिष्टमंडल है, इन पर बहुत प्रार्थना पत्र है, इन पर बहुत ज्यादा ब्रिटिश सरकार ध्यान नहीं देती थी। जनसंपर्क का अभाव था कि ये शिक्षित वर्ग तक सीमित था, बाकी लोगों को इन्होंने नहीं जोड़ा, तो एक गैप बना रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के दृष्टिकोण का अभाव था कि पूर्ण स्वतंत्रता नहीं चाहते थे, ये बस उन संस्थाओं में उन्होंने सुधार करना चाहते थे। ये सब इनकी असफलता रही। पर सफलताएं भी हैं कि राजनीतिक शिक्षा मिली हमको। एक तो हम राजनीतिक रूप से शिक्षित हो पाए, किस तरह से लोकतांत्रिक संस्थाओं को चलाया जा सकता है, किस तरह से संस्थाएं कार्य करती हैं, क्योंकि हम सीखे उनसे। हमने धीरे धीरे शैने जो प्रवेश किया, उससे हमें शिक्षित हुए, हम सीखने लगे किस तरह से राजनीतिक संस्थाओं को चलाया जा सकता है, और राजनीतिक जागरण का शुभारंभ हुआ। चाहे वो पढ़े लिखे लोगों तक के रहा, परंतु हमें ये चेतना उत्पन्न हुई, राजनीतिक चेतना उत्पन्न हुई कि हम क्या कर सकते हैं, ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध कर सकते हैं। इस तरह से यदि हम महत्व की बात करें कि उदारवादी युग का, ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल महत्व ही नहीं है, तो कुछ तो महत्व रहा होगा। इतने समय तक हमने जो काम किया, तो उदारवादियों ने भारतीयों को प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सुधारों की मांग से राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ कर उसे स्वराज्य की मांग तक पहुंचाया। पहले हम धीरे धीरे उन चीजों की मांग कर रहे थे, फिर हम भागीदारी की मांग करना हमने शुरू कर दिया, तो क्रमिक रूप से हम वहां तक तो पहुंच चुके थे कि संस्थाओं में भागीदारी को शामिल कर दिया था। स्वतंत्रता संग्राम का आधार का निर्माण किया, क्योंकि पहले कोई ऐसी संगठन नहीं था, तो ये आधार तैयार हो चुका कि एक मंच आपके पास आ गया, अब राष्ट्रीय आंदोलन को आप नेतृत्व कर सकते हैं। एक हिम्मत हम में आई, एक साहस हम में आया कि, और हम में एकता उत्पन्न हुई कि हम चाहे उग्र रूप में नहीं, परंतु उदार रूप में हम विरोध कर सकते हैं, अपनी बातों को मनवाने के लिए उनके समक्ष खड़े हो सकते हैं। ब्रिटिश शासन के दोष को स्पष्ट करना कि जो दोष थे, जो कमियां थी, उनको ये समय समय पर बताते रहते थे। तो ये सब जो है, ये उदारवादियों का क्या रहा है, महत्व रहा है कि एक धरातल तैयार किया जिस पे आगे क्या हो सके, जिस पर आगे उस स्वतंत्रता की नींव खड़ी हो सके, उस पर भवन उसका खड़ा हो सके। तो एक नींव जो तैयार करी, वो उदारवादियों ने ही करी। चाहे वो बहुत सारी बातों में असफल रहे हों, परंतु उन्होंने हमें ये राजनीतिक चेतना उत्पन्न करी, हमें भाव आया, हम उस दृष्टि से चीज़ों को देख पाए, राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से हम उनके दोषों को समझ पाए कि क्या तो कमियां हैं, क्या सुधार की आवश्यकता। इस तरह से अब हम बात कर लेते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। कांग्रेस के अंदर दो दल बन गए, जिसकी हम बात कर चुके हैं। वो स्वदेशी आंदोलन मुख्य रूप से इसका कारण था। इसी तरह से हम बात करें या यूपीसीसीएस मेंस 2016 में जो आ गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1904 में लगातार भारत में स्वशासन देने पर बल किया था। मैंने आपसे अभी अपन ने बात करी, हमने पढ़ा कि कौन से ऐसे विद्वान थे जिन्होंने इस चीज पर सबसे अधिक बल दिया था। वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने 1906 में स्वशासन के लक्ष्य को पारित भी करवाया कांग्रेस के अधिवेशन में। इसी तरह से निम्नलिखित में से कौन सा एक उग्रवादी था, क्योंकि उदारवादी कौन कौन से हैं यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, ये उदारवादी हैं। अब जो उदारवादी नहीं है उसके विपरीत कौन है? विपिन चंद्र पाल जो है वो उग्र राष्ट्रवादी हैं। इसी तरह से यूपीसीएस मेंस 2011 में जो पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादियों से जुड़ा नहीं था। नहीं पर फोकस करना है हमें कि फिरोज शाह मेहता हम बात कर चुके हैं, दादा भाई नौरोजी की हम बात कर चुके हैं, गोपाल कृष्ण गोखले की बात कर चुके हैं, पर हमने लाला लाजपत राय की बात नहीं करी, क्योंकि ये क्या है, ये किससे जुड़े हुए? उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। तो ठीक है बच्चों, अभी तक आज हमने बात करी राष्ट्रीय आंदोलन की उदारवादी धारा का। कौन से लोग थे,
कौन से लोगों का नेतृत्व था, कौन से नेताओं का नेतृत्व था जिसने उदारवादी राष्ट्रीय विचारधारा का नेतृत्व किया। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसी के अंतर्गत दूसरी विचारधारा का अगली क्लास में। उग्रवादी विचारधारा की उत्पत्ति कैसे होती है, उन्होंने क्या कार्य किया, उसके क्या परिणाम निकले, इसका हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते बच्चों। सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।